हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज अगले वीडियो में ये पढ़ाने वाली हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस तक, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो लोकेटेड होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोन से बना हुआ होता है हमारे ब्रेन में, और उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसी को हम लोग सेला टर्सिका नाम देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना, क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, ठीक है। और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। It is divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis. ये जो है ना डिवाइड कैसे होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है हाइपोथैलेमस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis, pars intermedia. Adenohypophysis दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया में। अब हम लोग देखेंगे पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस रीजन जो होता है पिट्यूटरी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से अब जो हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में हम टिप्स ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ट्रिक ये है, फालतू से पंगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए इसका ट्रिक है फालतू से पंगा। एफ से हो जाएगा हमारे लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ए से आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और एल से लुटिनाइजिंग हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पंगा, अब आया पंगा में देखो, पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन और जी से ग्रोथ हार्मोन। यहाँ तक कंफर्म हो गए। अब हम चलते हैं, पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो पार्स इंटरमीडिया है ना, वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं ओनली, जिसको हम क्या कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम लोग देखेंगे कि याद रखो, फिर से हम बता रहे हैं, पहले क्या पढ़े, पार्स डिस्टालिस पढ़े। पार्स डिस्टालिस में हमने पढ़ा 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका ट्रिक्स है फालतू से पंगा। और दूसरा हमने देखा पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया से ओनली एक हार्मोन रिलीज होता है, ये मेलानोसाइट जो हमारा है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडियस जो होता है वो हमारा मर्ज किसके साथ होता है, पार्स डिस्टालिस के साथ मर्ज होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरॉन मतलब नर्व, यहाँ पर पार्स नर्वोसा हो जाएगा, ठीक है। पार्स नर्वोसा को हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, तो यहाँ पर पार्स नर्वोसा को पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। फिगर में भी हम लोग देख रहे हैं कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी दिया गया है इस तरफ, जो न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ देखो ये सामने जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस, pars nervosa also known as posterior pituitary, stores and release two hormones called oxytocin and vasopressin. देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टोर और रिलीज होता है, दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, विच आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये वाला जो हार्मोन है, ये हार्मोन एक्चुअली में कहाँ बनता है, ये हार्मोन एक्चुअली में हाइपोथैलेमस में ही बनता है और वहीं से रिलीज होता है।
ओके। और जो हमने ऊपर में देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन को जो देखा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, वहाँ बनता है। लेकिन जो हमारा ये है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन बनता है हाइपोथैलेमस में ही बनता है और वहीं से रिलीज होता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली वहीं से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. Over-secretion of growth hormone stimulates abnormal growth of the body, leading to gigantism, and low secretion of growth hormone results in stunted growth, resulting in pituitary dwarfism. देखो, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना भी हानिकारक है और कम सिक्रीट होना भी हानिकारक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो एकदम छोटा ग्रोथ होता है, एकदम बौना जो होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं पिट्यूटरी डार्फिज्म कहते हैं। और कुछ ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम लोग खली को देखते हैं, वो कितना लंबा हो गया है, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें उस केस को हम लोग कहते हैं जिजांटिज्म, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली ग्रो करना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, जिससे नॉर्मल ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि अब नॉर्मली ग्रोथ होते रहे एकदम बड़ा हो जाए, फिर कहते हैं किसी का ग्रोथ हुए ही नहीं, वो एकदम छोटा ही रह जाए, तो दोनों केस खराब है, ठीक है। अब देखो, excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face, called acromegaly, which may lead to serious complications and premature death if unchecked. देखो, ये वाला चीज़ भी हानिकारक है। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, किस केस में, जो एडल्ट्स एज में है, जो एडल्ट्स है उसमें अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है स्पेशली मिडिल एज में, तो क्या होगा कि डिसफिगरमेंट हो जाएगा, उसके फिगर में कोई अंग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई अंग ज़्यादा छोटा ही रह जाएगा। तो इस तरह का चेंजिंग आ जाएगी, ज़्यादातर इसके फेस में देखने को मिलता है, ठीक है। इस डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली कहते हैं। और असल में ये बात है कि ये जो डिजीज़ होते हैं ना, इस डिजीज़ में जल्दी पता नहीं चलता है कि इसे कोई डिजीज़ भी हुई है, जब तक इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आती है। और जब तक चेंजिंग आए तब तक बहुत देर हो जाता है, क्योंकि इसके फिगर में चेंज होने में बहुत ज़्यादा देर लगता है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है ज़्यादातर केस में कि इसे कोई डिजीज़ भी हुई है। इसी वजह से जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका रहता है और इससे प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकता है। ये बहुत हानिकारक है, ठीक है। Prolactin regulates the growth of the mammary glands and formation of milk in them. प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या करता है, वो मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है और साथ ही साथ उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. TSH स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करवाता है और सिक्रीशन भी करता है थायराइड हार्मोन्स का थायराइड ग्लैंड से, ओके। थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और कौन करता है इसको सिक्रीट करने, कौन करता है, वो है TSH, ठीक है। अब देखो, ACTH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। ACTH स्टिमुलेट करता है ताकि स्टीरॉयड हार्मोन को कहता है कि तुम रिलीज करो, हार्मोन बनाओ और रिलीज करो। कौन सा हार्मोन रिलीज करो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है। LH and FSH stimulates gonadal activity and hence are called gonadotrophins. जो LH और FSH होता है वो गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, जिससे रिलीज होता है क्या, गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इन मेल्स LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस।
देखो मेल में क्या होता है कि एलएच होता है ना, वो स्टिमुलेट करता है ताकि हार्मोन बने। तो वो कौन सा हार्मोन बनता है? एंड्रोजेंस बनते हैं, ठीक है, वो टेस्टिस से रिलीज होते हैं। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो मेल में एफएसएच जो होता है वो और एंड्रोजेंस दोनों मिल करके क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ताकि स्पर्म्स बनाया जाता है, ठीक है। एंड्रोजेंस कहाँ से रिलीज होता है? एलएच के स्टिमुलेट करने से एंड्रोजन रिलीज होता है, और फिर एफएसएच और एंड्रोजन मिल करके क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन फीमेल्स एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम formed from the remnants of the Graafian follicles। देखो फीमेल में बात करें तो एलएच क्या करता है? वो ओवुलेशन करवाता है मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। उसका ओवुलेशन करता है, फिर उसको मेंटेन करने से फिर वो क्या बन जाता है? कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है, और जब कॉर्पस लूटियम रप्चर करेगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। समझ में आई बात? अब देखो फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, कह रहा है कि कॉर्पस लूटियम कैसे बनता है? वो ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? हमने मेल में देखा कि एलएच क्या करता है? वो एंड्रोजन बनाने के लिए सिक्रीशन करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है? एंड्रोजन रिलीज होता है। फिर क्या होता है? एफएसएच की बात करें तो एफएसएच और एंड्रोजन मिलकर के मेल में क्या करते हैं? वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। और दूसरा फीमेल की बात करें तो फीमेल में एलएच क्या करता है? इंड्यूस करवाता है, ओवुलेशन करवाता है ये ग्राफियन फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कहा था कि ये ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो वो कब होगा? आफ्टर ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर करेगा, तो उससे कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। एफएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, मतलब वो ग्रोथ करने में मदद करता है कि ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो, और ओवेरियन फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो। तो मतलब एफएसएच का सीधा सीधी बात है कि वो स्टिमुलेट करता है कि ताकि ग्रोथ और ज़्यादा हो, ठीक है। MSH acts on melanocyte melatonin containing cells and regulates pigmentation of the skin। MSH जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है पीनियल ग्लैंड पर, जिससे क्या होता है कि मेलानोसाइट रिलीज होता है, ठीक है। ये किस पर काम करता है? मेलानोसाइट पर काम करता है, ठीक है। फिर पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक जो होता है सेल हार्मोन वो रिलीज होता है, ठीक है। मेलानोसाइट का क्या मतलब होता है? मेलानो मतलब मेलाटोनिन, और साइट मतलब क्या होता है? सेल होता है। जहाँ पे भी साइट वर्ड आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? सेल होगा, ठीक है। एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, फिर जाकर के स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्किन डार्क होता चला जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स पे काम करता है, जिससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखो जो डिलीवरी के समय फीमेल जो होती है उस समय क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स पे काम करता है। और स्मूथ मसल्स किस में प्रेजेंट है? यूट्रस में जो वॉल होते हैं, 3 वॉल होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वो हमारा थिन मेम्ब्रेनस होता है, और जो मायोमेट्रियम होता है वो बना होता है स्मूथ मसल्स का, और इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम पे काम करता है, जिससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब चाइल्ड का बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो वेसोप्रेसिन एक्ट्स सॉरी ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates resorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce loss of water through diuresis.
तो देखो, वेसोप्रेसिन जो होता है वो किडनी पे काम करता है, जिससे क्या होता है कि रिजॉर्प्शन होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे कि रिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर रिजॉर्प्शन करवाता है वेसोप्रेसिन, जिससे क्या होता है कि यूरिन में पानी की कमी नहीं होती है। हाँ, तो डायूरेसिस होने से बचाता है वेसोप्रेसिन। हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. देखो, हम लोगों ने देखा था कि वेसोप्रेसिन जहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसी तरह से अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, यूरिन से पानी का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आएगा। तो उसको केस को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें चलते हैं पीनियल ग्लैंड की तरफ। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो डॉर्सल साइड, डॉर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल मतलब होता है आगे और डॉर्सल मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर डायूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। देखो, मेलाटोनिन का दूसरा काम ये भी है कि ये हमारा जो पूरे 24 घंटा का जो समय होता है उसको कौन मेंटेन करता है, वो हमारा मेलाटोनिन मेंटेन करता है। ठीक है, वो रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। ये देखो एग्जाम्पल में, जैसे कि ये हमारे को हेल्प करता है नॉर्मल रिदम जो चलता है हमारा स्लीप वेक साइकिल, जैसे हम लोग सोते हैं फिर जगते हैं, तो ये जो साइकिल चलता है ना, ये मेलाटोनिन रोल प्ले करता है। फिर हमारे बॉडी टेम्परेचर का हो गया। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। और उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि साथ ही साथ इसमें और भी कुछ होता है, मेलाटोनिन और भी काम करता है, जैसे ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी की वजह से सही होता है। ठीक है, अगर ये गड़बड़ आ गया ये पीनियल ग्लैंड तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये सब काम पीनियल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो हमने कितने टॉपिक पढ़ा दिए, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, फिर उसके बाद हार्मोन्स कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में हमने बताया। तो बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिवीजन करवाते थे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सा आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पाराथायराइड, थाइमस और गोनाड्स। गोनाड्स में देख लेते हैं तो टेस्टिस मेल्स में आ जाता है और फीमेल में ओवरी आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस से, नहीं सॉरी, हाइपोथैलेमस से पहले भी हमने देखा कि कुछ ज़रूरी नहीं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वही सिर्फ हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। उसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, जिसे वो भी रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स, जैसे GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हार्मोन रिलीज़ करते हैं। फिर हाइपोथैलेमस के बारे में देखा कि हाइपोथैलेमस जो होता है बेसल पार्ट में होता है, डाइंसेफेलॉन फोरब्रेन, और ये बहुत सारे जितने ज़्यादातर बॉडी फंक्शन जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। फिर इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो बहुत बंडल के रूप में होते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फिर हमने देखा कि हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन रिलीज़ करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन तो दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता था, हमने बताया कि वो और रिलीज़ करने का आता है, लेकिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन में सोमैटोस्टेटिन होता है। फिर
आगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे गए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 तरह के होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है हमारा बोनी कैविटी, सेला टर्सिका कहते हैं उसको। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस पढ़े कि एडिनो हाइपोफाइसिस 2 तरह का होता है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो पार्स डिस्टालिस में 6 हार्मोन होता है, उन सब के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। फिर नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, उससे 2 हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाने पे जिजांटिज्म हो जाता है, और कम सिक्रीट होता है तो डार्फिज्म हो जाता है। फिर एडल्ट एज में ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक्रोमेगाली डिजीज़ हो जाता है। एक्रोमेगाली में हमने देखा कि उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर जो होता है उसमें चेंजिंग आती है। इसमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से जब तक पता चलता है बहुत देर हो जाती है, तो प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है। फिर TSH के बारे में, ACTH, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा और उसे समझिएगा, और कुछ भी दिक्कत होता है तो उसे कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में और अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।